Hello everyone. This is my new video on the chapter The Fundamental Unit of Life. This chapter is of class 9th. This is the first chapter of biology in class 9th. Now from today I am starting the videos of class 9th. So please have a look on these videos, like and share if you find these videos helpful for your studies. I am teaching biology from your NCERT book because NCERT will help you in your competition exams. So, what is contained in this chapter? This chapter is about the fundamental unit of life. Fundamental unit of life से क्या समझते हैं आप? फंडामेंटल होता है बेसिक, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन. जैसे किसी चीज़ की फाउंडेशन होती है, जैसे आप घर बनाते हैं. अगर आप घर बनाते हैं तो उस घर में क्या होता है, आप ईंट लगाते हैं. पहले एक ज़मीन चाहिए, उस ज़मीन पे आप ईंट लगाएंगे, है ना. तो ये जो ज़मीन है, ये इस ज़मीन पे आपको फाउंडेशन डालनी पड़ेगी. इस फाउंडेशन को बोलते हैं, उस फाउंडेशन मतलब जो फंडामेंटल चीज़ आपको इसमें लगानी पड़ेगी इस पूरी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए, तो वो एक जो फंडामेंटल यूनिट इस पे लगेगी, उस फंडामेंटल यूनिट को आप क्या कहेंगे, सेल कहेंगे. ठीक है. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ये पूरी जो ज़िंदगी है, जो पूरा लाइफ इस अर्थ पे है, जो ज़िंदा चीज़ें लिविंग थिंग्स इस अर्थ पे हैं, वो किससे मिल के बने हैं. उनका एक फंडामेंटल यूनिट है, जिस चीज़ से मिल के वो चीज़ें बनी हैं, उसे हम कहेंगे सेल. ये चैप्टर आपने अपने क्लास 8th में भी पढ़ा है. 8th में इसका बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे आपको इसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा. ठीक है. सबसे पहले इस सेल की डिस्कवरी किसने की है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे. सबसे पहले सेल होता क्या है, उस सेल की डिस्कवरी किसने की है, वो सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. इस पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ना है. एनसीईआरटी में एक चैप्टर है पूरा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. और इस चैप्टर को मिला के अगर आप दूसरी हेल्पिंग बुक्स में देखते हैं तो उसमें आपको 2 चैप्टर्स मिला के मिलते हैं, सेल और टिश्यूज़. ठीक है. तो पहले सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर उस सेल से मिलके जो चीज़ें बनती हैं, सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यूज़ बनते हैं. जब एक एक सेल मिल जाते हैं, आपस में मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं. ठीक है. तो टिश्यू के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में आपके ये दोनों चैप्टर एक ही में कंटेन होते हैं. चैप्टर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इस पूरे चैप्टर में आपको सेल और टिश्यू दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. ठीक. तो सबसे पहले है सेल. सेल होता क्या है, सेल की एक पर्टिकुलर डिफाइन होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वो डेफिनेशन आपको आगे इस चैप्टर में मिलेगी. अभी आप इसमें समझिए, पहला जो पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में क्या कहता है कि जो रॉबर्ट हुक थे, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की. अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप उसका आंसर देंगे रॉबर्ट हुक. हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. और वो सेल की खोज उसने किस में की, एक वो कॉर्क होता है, आपने देखा होगा, जैसे लेबोरेटरीज़ में ये कांच की बॉटल्स होती हैं, इनके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है, एक कवर लगाया जाता है, जिस कवर को हम वो लकड़ी का कवर होता है. ठीक है. ऐसे डंडी सी होती है, उसको आप डाल देते हैं, तो वो कॉर्क होता है. ठीक. उस कॉर्क की जो स्लाइस ली उन्होंने, एक पतला सा स्लाइस उसमें से काटा, जैसे आप स्लाइस काटते हैं ना खीरे के, ऐसे पतले पतले स्लाइस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन है ना, उसे ट्रांसफर सेक्शन, ऐसी एक पतली सी स्लाइस काटी उन्होंने, और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया. तो जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करा, तो उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसे ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है. हनीकॉम क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है.
जिसको कॉम्ब बोलते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो जब उन्होंने स्लाइस को स्टडी करा तो उसके अंदर उन्हें ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, जिससे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिले, खाली जगह जो होती हैं, ठीक है। So while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. cork क्या होता है एक्चुअल में, जो bark होती है, छाल होती है प्लांट्स की, उसमें से हम वो सबसे बाहर की जो डेड सेल्स वाली होती है थोड़ी टाइट टाइट सी, उसको निकालते हैं, उसे कॉर्क बोलते हैं। कि जो कॉर्क होता है ना, बिल्कुल इनपर्मिएबल होता है हर चीज़ के लिए, इसके अंदर नमी नहीं जा सकती, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। तो जो लेबोरेटरीज़ में जो केमिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर हम कॉर्क लगा देते, कॉर्क का ढक्कन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की एयर मॉइस्चर उसके अंदर ना जा पाए। अगर वो उसके अंदर चली जाएंगी तो वो रिएक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम उसको जो कवर करते हैं ना, बिल्कुल भी हवा ववा ये सब ना जाए, तो उसके लिए हम कॉर्क का यूज़ करते हैं। दिस वॉज इन द ईयर 1665। ये ईयर आपको याद रखना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप बनाया था ये भी इन्होंने खुद बनाया था। रॉबर्ट हुक ने इस माइक्रोस्कोप को खुद बनाया था, और उस माइक्रोस्कोप को, जब वो माइक्रोस्कोप में वो कॉर्क की स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें ये स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आए थे, और इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल कहा था, ठीक है। सेल को लैटिन भाषा में, जब लैटिन लैंग्वेज में हम सेल कहते हैं, तो सेल का मतलब होता है लिटिल रूम्स। तो लैटिन भाषा में उन्होंने उसको सेल कहा था कि छोटे छोटे रूम्स हैं इसके अंदर। एंड दिस में सीम्स टू बी वेरी स्मॉल, और बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स उन्हें दिखाई देते थे, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी साइंस में, क्योंकि सेल की डिस्कवरी हुई थी। पर एक्चुअल में जब उन्होंने ये जो कंपार्टमेंट्स देखे थे ना, तो उन्होंने इसके अंदर उन्हें कुछ और नज़र नहीं आया था, खाली ऐसे लिटिल खाली खाली कंपार्टमेंट्स नज़र आए थे। तो एक्चुअल में ये कैसा सेल था? क्योंकि जो कॉर्क होता है ना, वो डेड सेल्स होते हैं सारे। बाहर की जो छाल होती है ना प्लांट्स की, वो लिविंग सेल्स धीरे 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 डेड हो जाते हैं, तो वो डेड सेल्स होते हैं। तो डेड सेल्स में अंदर कुछ भी नहीं था, खाली कंपार्टमेंट्स थे, ठीक। अब आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर? उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पर जब रॉबर्ट हुक ने उन चीज़ों को देखा था, जब उन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट्स देखे थे, तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया था अंदर। तो एक्चुअल में उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? उन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी, ठीक। और तो फिर क्वेश्चन आता है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद जब लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई, लिविंग सेल की डिस्कवरी के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी स्टडी की? रॉबर्ट ब्राउन ने इस सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके आगे आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल? खाली ऐसा है, हु डिस्कवर्ड सेल, तो उसका नाम आप दोगे रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन द ईयर 1665। क्लियर? देन सेकेंड क्वेश्चन आपका बन सकता है, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? तो आप उसमें आंसर देंगे ल्यूवेनहॉक। फिर क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड या हु फाइंड आउट न्यूक्लियस इनसाइड द सेल? तो उसका आंसर आएगा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? अब वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो बैक्टीरिया हों, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, पर अगर वो लिविंग हैं, अगर उनमें जान है, जिंदा हैं वो, तो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं, ठीक। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो किससे होते हैं? उनका स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एटम।
हम कहते हैं ना एटम इज़ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल मैटर्स. मैटर मीन्स जो भी चीज़ नॉन लिविंग है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं. ठीक, तो एटम नॉन लिविंग का फंडामेंटल यूनिट हो गया और जो सेल है वो लिविंग थिंग्स का फंडामेंटल यूनिट हो गया. ठीक, इतनी बात समझ में आ गई. ठीक, नेक्स्ट आएंगे हम इधर पे. ठीक, ये है एक एक्सपेरिमेंट आपको शो किया गया है. सेल ऑफ एन ऑनियन पील. ऑनियन पील का सेल क्या होता है? ऑनियन पील मीन्स जैसे आप प्याज लेंगे, प्याज की जो हल्की सी परत होती है ना ऊपर की, उसे जब आप निकालते हैं, झिल्ली सी होती है बिल्कुल वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट, उसको निकाल के अगर आप एक स्लाइड बनाएं, उस स्लाइड को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी करेंगे ना, तो आपको ऐसे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स नज़र आएंगे. और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये पॉइंट्स से हैं. इन पॉइंट्स को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस हैं ये. ठीक है, तो ये लिविंग है, तभी आपको न्यूक्लियस नज़र आएगा इसके अंदर. जो नॉन लिविंग था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, उसके अंदर ये नहीं थे, वो खाली हनीकॉम्ब लाइक. ये भी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, मधुमक्खी की छत्ती की तरह, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं नज़र आ रहा था. क्यों नहीं नज़र आ रहा था? क्योंकि वो डेड सेल थे. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है. नेक्स्ट है व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स. ये वही उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है. ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़िए आप. ये क्या है? सेल्स वर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ठीक, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. और उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था? उन्होंने कॉर्क स्लाइस में अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स की मदद से इसको ऑब्ज़र्व किया था. उसके बाद 1674, देखो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई. उसके बाद 1674 में साइंटिस्ट का नेम मैं आपको बता चुकी हूँ, ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक ने फिर थोड़ा सा और उस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करा. जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था उसे थोड़ा इम्प्रूव करा और उससे उन्होंने फिर फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने पॉन्ड वाटर को जब उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनके अंदर उन्हें फ्री लिविंग सेल्स नज़र आए, क्योंकि बैक्टीरिया नज़र आए होंगे उन्हें उस पानी में. और उस बैक्टीरिया की जब उन्होंने स्टडी करा तो उन्हें वो नज़र आए. फिर हम पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की.